नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और मैं आज आपके लिए लाया हूं ऑल स्ट्रीम्स BA, BSc, BCom थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो हाँ दोस्तों, इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है फाउंडेशन कोर्स में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और ये पेपर जो आपका रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, ये 50 मार्क्स का पेपर रहता है और आपको इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गोले भरने रहते हैं। तो आपको इसमें कोई थियरी लिखनी नहीं है, पर हाँ, आपको जो है ये सिलेबस पूरा पढ़ना रहेगा, जिसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसका जो है आंसर देना है। किस फॉर्म में? आपको गोले भर के या फिर OMR शीट पे आपको इसका आंसर देना है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज इंग्लिश का सिलेबस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, इसमें 3 यूनिट जो है आपके डिजाइन की गई है। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो काय के ऊपर डिपेंड है? रीडिंग, राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स के ऊपर। तो जो रीडिंग, राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स पे आपकी जो ये यूनिट है, इसमें आपको 4 सेक्शंस दिए हैं। पहली यूनिट में आपको 4 सेक्शंस दिए हैं। तो वो 4 सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें हैं? आपको जो है इसमें द एक्सप्रेस, जो कि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई एक पोयम है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो ये पोयम है द एक्सप्रेस, जो कि लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आप एक बार पोयम को पढ़ेंगे, उसकी एक एक लाइन को देखेंगे कि हाँ ये लाइन का मतलब क्या है, आप उसको उसकी समरी पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ इस पोयम में कौन सी लाइन में जो पोएट है उसने क्या क्या कहना चाहा है। तो पहली पोयम तो ये हो गई। फिर आपको दूसरी पोयम जो पढ़नी रहेगी वो रहेगी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोयम है। तो आपको ये पोयम भी पढ़नी रहेगी। तो मतलब कि आपकी जो पहली यूनिट है उसमें आपको 2 पोयम जो है उसको पढ़ना रहेगा अच्छी तरह से। उसके बाद में आपका जो तीसरा जो पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, वो है माई फाइनेंशियल करियर, जो कि स्टीफन लियाकोक ने लिखी है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, या हम कह सकते हैं एक छोटी कहानी। तो ये एक छोटी कहानी जो है माई फाइनेंशियल करियर, ये स्टीफन लियाकोक ने लिखी है, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपकी जो चौथी जो पार्ट रहेगा इसका, वो रहेगा रनिंग फॉर गवर्नर, जो कि मार्क ट्वेन ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो आपको स्टूडेंट्स ये 4 चीजें जो है पहली यूनिट में पढ़नी रहेगी, क्योंकि इतना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा टेंशन जैसा कुछ नहीं है। सिलेबस आपका बहुत छोटा ही है, जिसे आप बहुत शॉर्ट टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आपकी कल एग्जाम अगर है तो आप इसको आज रात में ही इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप जैसे पेपर पढ़ते हैं उसी तरीके से आप इन चीजों को भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? कि द एक्सप्रेस नाम की जो पोयम है उसको आप पढ़ लेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोयम है, तो 2 पोयम पढ़नी है, 2 शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है पहली यूनिट में, तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो आपकी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट जो है ये ऐसे राइटिंग के ऊपर है। अब ऐसे राइटिंग के ऊपर है तो टेररिज्म, मतलब इसके उनने ऐसे के कुछ जो है टॉपिक्स को लिया है। टेररिज्म, कोविड-19 पेंडेमिक, इंडिया एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, द रोल ऑफ वुमन इन द न्यू एरा, द ग्लोबल वर्ल्ड। तो मतलब कि ये जो पॉइंट्स इन्हें दिए हैं, इसके आधार पे वो आपसे जो है कोई, हो सकता है कोई एक ऐसे दे दें और उस ऐसे में से आपको जो है क्वेश्चंस दे दें और आपको उसमें से लिखना रहे, या फिर वो कुछ इन पे कुछ टॉपिक्स ऐसे बना दे कि मतलब आपको क्या जानकारी है इसके बारे में। तो आपको उसके क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर ये पेपर जो है राइटिंग, लिटरेचर राइटिंग या ऐसा कुछ लिखने के उस पे रहता, तो हो सकता है कि आपसे कहते थे कि इनमें से कोई एक टॉपिक पे आप
निबंध लिख दो। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ओएमआर शीट पे पेपर हो रहा है, तो जरूर इसका मतलब ये है कि इनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपको आंसर आना चाहिए। उसके बाद में यूनिट थर्ड में आते हैं। तो यूनिट थर्ड जो आपकी है, ये इस यूनिट थर्ड को इनने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो भाग है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको क्या पढ़ना है? वर्ड्स ओपन कंफ्यूज्ड। पहली चीज है वर्ड्स ओपन कंफ्यूज्ड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? कई सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के रहते हैं और वो इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा पहले ही इतना बड़ा टेंशन ले लेते हैं कि हमसे इंग्लिश नहीं बनने वाली है तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है इसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे कम्युनिकेटिव स्किल्स में बोल दिया कि वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही तरीके के प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि एक ही तरीके के शब्द जो हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। अफेक्ट इफेक्ट मतलब बोलने में ऐसा लग रहा है कि वो सिमिलर है पर उनके मीनिंग अलग होते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। जैसे कि AFFECT अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज को कि इसका अफेक्ट क्या होगा, ऐसा। और एक होता है इफेक्ट कि भाई ये ऐसा हुआ तो इसका इफेक्ट का मतलब रिजल्ट कि भाई इसका इफेक्ट ये हुआ। और एक चीज ऐसी होती है कि जैसे कि मेरे अफेक्ट में तुम ये काम कर रहे हो, मतलब कि क्या हुआ कि मेरे इन्फ्लुएंस में आप ये काम कर रहे हो। तो AFFECT, तो उस अफेक्ट का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना। और EFFECT इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज के निष्कर्ष या रिजल्ट पे पहुंचना। उसके बाद में आपको पढ़ना रहेगा मिसयूज्ड। मिसयूज्ड मतलब क्या होता है कि मिसयूज्ड मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ भी एग्जांपल बता रखा है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका, ऐसे मतलब शब्द होते हैं जिनको अपन मिसयूज कर लेते हैं, मतलब अपने को पता नहीं रहता है। कई बार आप THEN देन और THAN इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है कि THEN देन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये क्या चीज दर्शा रहा है? टाइम को दर्शा रहा है। और THAN ये काय को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कंपैरिजन को। ये दर्शा रहा है कंपैरिजन को। कैसे? जैसे कि मैंने ये बोला कि लेट मी डू दिस देन आई विल डू दैट, मतलब कि अभी मैं ये कर लूं उसके बाद मैं वो करूंगा। तो मतलब कि मैंने एक टाइम बता दिया कि अभी मैं ये कर लूं फिर मैं उसके बाद करूंगा। तो मतलब एक तरीके से मैं समय को बता रहा हूं। तो उस समय में कौन सा देन यूज कर रहा हूं? THEN देन को यूज कर रहा हूं। और एक चीज में हम जब यूज करते हैं THAN दैन, तो मैंने कहा कि दिस एप्पल इज मच बेटर देन दैट एप्पल। मतलब कि क्या हुआ कि ये जो एप्पल है ये बहुत अच्छा है उस एप्पल के कंपैरिजन में। तो मतलब THAN जो है वो कंपैरिजन बता रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको स्टूडेंट्स? तो ये चीज मिसयूज्ड में आती है। उसके बाद में आपको इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना रहेगा। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस मतलब कि क्या होता है? आइडियोम्स जिसको अपन कहते हैं। कई बार कहते हैं कि आइडियोम्स बताओ। तो आइडियोम्स मतलब कि एक तरीके से हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि मुहावरे होते हैं। हिंदी में अपन मुहावरे बोलते हैं, उसी तरीके से आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये व्यक्ति कितना डाउन टू अर्थ है, ही इज सो डाउन टू अर्थ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जमीन के नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये जो है बहुत ही सेंसिबल पर्सन है, बहुत ही रियलिस्टिक पर्सन है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब आपको परीक्षा में ऐसा पूछा जाए कि आइडियोम्स या आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बताओ, तो आपको क्या करना है? आपको ये याद होना चाहिए कि वहां पे मुहावरों की बात हो रही है। फिर आती है बात प्रोवर्ब्स की बात आती है। अगर प्रोवर्ब्स की बात आती है तो मतलब कि कहावतें, जैसे कि कुछ ना कुछ कहावतें बनी हुई होती है
तो इंग्लिश में भी हिंदी में रहती है वैसे इंग्लिश में रहती है। तो यहाँ पे एक कहावत मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखी हुई है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि कोई व्यक्ति जो है कुछ चीज कर रहा है, अब वो कुछ कर रहा है और अपने आप को बहुत सही साबित कर रहा है, कर गलत रहा है और अपने आप को सही साबित कर रहा है। तो सामने वाले ने उसको देख करके क्या कहा कि भाई तुम जो है, तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो एक्शंस जो है वो स्पीक कर रहे हैं आपके शब्दों की तुलना में। भाई शब्द में वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को अपन कहेंगे कि आई नो दैट योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो वहां पे उसको अपन हिंदी में कहते हैं कहावत या प्रोवर्ब। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, वैसे मैं आज आपको सिलेबस ही समझाने के हिसाब से आया था, पर मुझे लगा कि आपके एग्जाम है तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और हो सकता था अभी जो है मैंने वो काफ़ी बाद में इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि यूट्यूब पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाऊं, तो उतना टाइम नहीं था, तो मैंने अभी अभी मैं सोचा कि आपको एक सिलेबस तो कम से कम बता ही दूं, तो इसके लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो उसके बाद में जो सेकंड इसका पार्ट रहेगा तीसरी यूनिट का, वो रहेगा आपका असेंशियल कन्वर्सेशंस। अब असेंशियल कन्वर्सेशंस में मतलब क्या रहेगा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसके बारे में है कि इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, मतलब कि असेंशियल कन्वर्सेशन मतलब कि कुछ जरूरी चीजें जो रहती है वो आपको आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको वो इंग्लिश में वो चीज आनी चाहिए कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना आना चाहिए कि हम कौन हैं, अपना परिचय देना आना चाहिए। फिर इंट्रोड्यूसिंग अदर पर्सन्स, कोई हम दूसरे पर्सन को भी हमको इंट्रोड्यूस कराना आना चाहिए। उसके बाद में मीटिंग समवन फर्स्ट टाइम, किसी से हम पहली बार मिल रहे हैं तो हमको किस तरीके से मिलना है, कैसे हाव भाव रखना है, कैसे उनसे बात करनी है। उसके बाद में एट द एयरपोर्ट पे हम कैसे बिहेव करना है, हमको कैसे बात करनी है। ऑर्डरिंग फूड इन ए रेस्टोरेंट, तो हम अगर फूड ऑर्डर कर रहे हैं रेस्टोरेंट में तो हमको वहां पे कैसे वर्ड्स यूज करना है, कैसे वहां पे हमको कन्वर्सेशन करना है। टॉकिंग अबाउट ए मूवी एक्सेट्रा, कि मतलब हम किसी मूवी के लिए बात कर रहे हैं तो हमको कैसे बात करनी चाहिए। तो मतलब ऑल टोटल बात ये है कि आपके जो कन्वर्सेशन मतलब कि आपके जो बोलचाल, आपकी बोलचाल में आप कैसे कौन कौन से टर्म्स को यूज करेंगे, कैसे आप बोलचाल करेंगे किसी से इंग्लिश में, उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में सी वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका फाइलिंग एन FIR, राइटिंग ए रेज्यूम, ईमेल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग ऑन ए गिवन टॉपिक। तो मतलब कि आपको ये चीजें भी आनी चाहिए कि मान लीजिए कि कोई रेज्यूम लिख रहे हैं आप, या कोई FIR फाइल कर रहे हैं, या ईमेल किसी को लिख के भेज रहे हैं, या ब्लॉग लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, मतलब तो ये चीज में आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, इसके बारे में भी आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका सिलेबस बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये है कि 2 पोएम पढ़नी है, 2 शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है। उसके बाद में इनसे रिलेटेड आपको ऐसे के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकता है पूछ सकते हैं। तीसरी जो यूनिट है उसमें आपको वही चीज़ें हैं इंग्लिश में जो है, जिसको आपको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, मुहावरे, कहावत, उसके बाद में आपके जो वर्ड जो कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, अफेक्ट इफेक्ट वाले, फिर मिसयूज मतलब कि देन और दैन वाले, उसके बाद में आपको जो असेंशियल कन्वर्सेशन जो आनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, और बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम देनी है। काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैं आपके और भी सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे जो है, हो सकता है बीच में जो है मैराथन क्लासेस भी लाऊं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। मैं देख रहा हूँ आपके टाइम टेबल को कि कौन सा पेपर कब आ रहा है, तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा, यदि मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा
कुछ टॉपिक हम डिस्कस करें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे, पर आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स जो है वीडियोस तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और साथ में जो है बेल आइकन को क्लिक भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास में मेरे वीडियोस नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप ज़रूर जो हैं सभी अच्छे टॉपिक्स की मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। गुड लक।